अमेरिका ईरान के युद्ध में इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले नहीं हुआ। जिस हॉर्मूज को ईरान ने सबसे बड़ा हथियार बना रखा था, उसी हॉर्मूज को लेकर ट्रंप बार बार अटैक कर रहा है। जहां जहां से ईरान समंदर में अपनी ताकत रखता है, ट्रंप वहीं पर हमले कर रहा है। अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास, चाबहार पोर्ट, केशम द्वीप पर तबीयत से हमला किया। ये वो इलाके हैं जिसकी मदद से ईरान की सेना हॉर्मूज को कंट्रोल करती है। अब ईरान जवाब कैसे दे रहा है और अमेरिका ने युद्ध में अब क्या किया है जिससे खलबली मची है, इस रिपोर्ट में। ईरान के परमाणु संगठन AEOI का दावा, दारखोविन परमाणु अड्डे पर अमेरिकी हमला। रौंद डाला ईरान, ट्रंप का नरक युद्ध शुरू। ईरान युद्ध बेहद खूनी और खौफनाक हो चुका है। पिछले 8 दिनों से ईरान को अमेरिकी सेना दिन और रात लगातार रौंदती चली जा रही है। इस बार समंदर से लेकर रेगिस्तान तक कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने हमेशा से दुनिया को डराने के लिए अपना हथियार बनाए रखा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसी हॉर्मूज के भीतर घुसकर ईरान की रीढ़ तोड़ने का काम कर रहे हैं। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने ईरान के सबसे बड़े नौसैनिक मुख्यालय बंदर अब्बास, चाबहार पोर्ट और केशम द्वीप, दक्षिणी तटीय रक्षा ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज और IRGC के कमांड सेंटर पर इस तरह तबीयत से हमला किया कि ईरान का पूरा डिफेंस सिस्टम ही हिल गया। लेकिन ये जंग सिर्फ ईरान की जमीन तक सीमित नहीं है। जॉर्डन के मुअफ्फक सॉल्टी एयरबेस पर हुए भीषण ईरानी मिसाइल अटैक में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। कई इसमें घायल हुए हैं, एक लापता है। अमेरिकी सैनिकों की मौत से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब पेंटागन को खुला आदेश दे दिया है कि ईरान को नरक बना दो। बंदर अब्बास में ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह और नौसैनिक मुख्यालय है। अमेरिका ने यहां हमला करके रेलवे स्टेशन और सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया। चाबहार पोर्ट में कम्युनिकेशन टावर ही उड़ा दिया। इससे इलाके में बिजली संकट पैदा हो गया। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमला करके ईरान की सेना तक पहुंचाने वाले लॉजिस्टिक्स को नुकसान पहुंचाया। यानी साफ है कि ट्रंप का मिशन इस बार पूरी तरह हॉर्मूज को कंट्रोल करने का है। हॉर्मूज में हाहाकार, अरब में आपातकाल। इस वक्त पश्चिम एशिया से जो खबरें आ रही है वो रूह कपा देने वाली है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध उस विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हुए ईरानी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। और ट्रंप ने पेंटागन को ऑन कैमरा और खुफिया तौर पर एक ही लाइन का आदेश दिया है, ईरान को नरक में बदल दो। इस आदेश के ठीक बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने लगातार 8वीं रात ईरान के सैन्य और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे भीषण हवाई और मिसाइल हमला किया। पिछले 8 दिनों से ईरान पर दिन और रात बिना रुके लगातार हमले अमेरिकी सेना कर रही है। पिछले 8 दिनों में अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप, चाबहार, दक्षिणी तटीय सैन्य ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, IRGC के कमांड सेंटर, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यहां किए गए हमलों में सिर्फ नौसैनिक डॉकयार्ड ही नहीं बल्कि बंदर खमीर से जुड़ने वाला रेलवे स्टेशन और मिलिट्री लॉजिस्टिक डिपो को भी जमींदोज कर दिया गया। बात अगर चाबहार पोर्ट की करें तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने वहां के शाही कलंतारी टर्मिनल में मैरीटाइम कम्युनिकेशन और सर्विलांस टावर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, जिससे इस तटीय इलाके में भयंकर बिजली संकट और ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई है। और इतना ही नहीं,
रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण ईरान शहर एयरपोर्ट को निशाना बनाकर भी अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान की सेना तक पहुंचने वाली तमाम लॉजिस्टिक और हथियारों की सप्लाई लाइन को ही ध्वस्त कर दिया है। यानी इस बार ट्रंप का मिशन सिर्फ ईरान को डराना नहीं, बल्कि हॉर्मोज पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल हासिल करने का है। To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. خب اون موقع هم طبیعتا نظرات موافق و مخالف بود. البته واقعا شرایط اون موقع رو اصلا نمیشه با شرایط بعدش مقایسه کرد. شما در زیر جنگی که حتی دو نفر با هم دیدار کردن سخت بود. लेकिन ईरान भी पीछे नहीं हटा है। उसने अपनी पूरी मिसाइल रणनीति ही बदल दी है, जिसने अमेरिका की एयर डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी है। साल 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच भड़के इस युद्ध की आग अब सिर्फ दो देशों तक ही सीमित नहीं है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों की सीधी मदद करने वाले अरब और खाड़ी के 6 देशों पर भी मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से भयंकर बमबारी शुरू कर दी है। जॉर्डन की धरती पर ईरान ने इस युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान ने इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत का भी दावा किया। ईरान ने यूएई के आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्रों को पूरी तरह पंगु बनाने के इरादे से हमले किए हैं। अबू धाबी में हबशान गैस प्लांट पर ईरान ने भीषण हमला किया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के गढ़ पर ईरान ने बेहद प्रचंड और सीधा प्रहार किया है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है, इसीलिए ईरान ने यहां सीधे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। राजधानी मनामा के जुफैर इलाके में 5th फ्लीट का बेस है, इस पर ईरानी मिसाइलें गिरी है। इसके अलावा बहरीन के शेख ईसा एयर बेस पर भी हमला हुआ। बहरीन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के रडार और अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस के मिसाइल एंटीना को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में भी बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना तैनात है, जिसे सबक सिखाने के लिए ईरान ने उसके नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट की है। ईरान ने कुवैत सिटी के बाहरी इलाके में स्थित एक बड़े वाटर डिसैलिनेशन और बिजली ग्रिड पर ड्रोन और मिसाइलें बरसाई है। कतर की राजधानी दोहा पर भी ईरान ने तूफानी मिसाइल हमले किए हैं। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक कल रात ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। सऊदी अरब के अल खर्ज शहर में अमेरिका का एक प्रमुख मिलिट्री बेस है, जिसे प्रिंस सुल्तान एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है, उस पर भी हमला किया गया। ईरान के मिसाइल का मुख्य टारगेट यही अमेरिकी बेस था। इसके अलावा सऊदी अरब के यानबू पर भी ईरान ने हमला किया है। रफ्तारهای بسیار سخیفی از خودشون نشون دادن، از حمله به کمپ سربازان مظلوم و عزیزمون تا تهدید بیمارستان شهید بقایی، تا زدن پلها و زیرساختها، تا زدن پایگاه محیط زیست. अरब पर ईरान का हमला, रद्दी का टुकड़ा है एमओयू। ईरान की घुटने टेकने की तैयारी नहीं है। उसने अमेरिका के साथ हुए पुराने तमाम समझौतों को रद्दी का टुकड़ा घोषित कर दिया है। ईरान अब कुवैत से लेकर जॉर्डन तक फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों का कहर बरपा रहा है। जॉर्डन की जमीन पर ईरान ने इस युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। मुवफ़्फ़क़ सॉल्ट एयरबेस और रुखबान में मौजूद टावर 22 पर हमला किया गया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, जबकि एक सैनिक लापता है, कई घायल हुए हैं। عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به تفاهمنامه امضا شده بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس جمهور آمریکا چقدر بی‌ارزش و نام.
ईरानी मिसाइल ने जॉर्डन में मारे अमेरिकी सैनिक। लगातार 8वीं रात अमेरिकी स्टील्थ बॉम्बर्स और टॉमहॉक मिसाइलों ने ईरान के आसमान को चीरते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस से बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने इन हमलों को खुद हरी झंडी दी है और ये कार्रवाई जॉर्डन में मारे गए 2 अमेरिकी सैनिकों का सीधा प्रतिशोध बताया जा रहा है। इसके उलट ईरानी सेना यानी IRGC कहीं ज्यादा आक्रामक है। ईरान का दावा है कि उसने जॉर्डन के बेस पर अमेरिकी वायुसेना के इस लड़ाकू विमान को जमीन पर ही पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया है। ईरान ने अमेरिका पर पुराना कूटनीतिक सीजफायर और समझौता तोड़ने का सीधा आरोप लगाया है। इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से एक बेहद सनसनीखेज खुफिया खबर भी सामने आई है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पैट्रियट को पंगु बनाने के लिए अपनी मिसाइलों में नई टर्मिनल मैन्यूवरिंग यानी हवा में रास्ता बदलने वाली तकनीक लोड कर दी है। ईरानी मिसाइलें अब टारगेट के करीब आते ही अपनी दिशा बदल रही हैं, जिससे अमेरिकी रडार उन्हें ट्रैक तो कर रहे हैं, लेकिन इंटरसेप्टर मिसाइलें हवा में चूक जा रही हैं। यही वजह है कि जॉर्डन के एयरबेस पर पैट्रियट सिस्टम के लगे होने के बावजूद ईरानी मिसाइल सीधे निशाने पर जा लगती हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के हमलों ने अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन के होश उड़ाकर रख दिए हैं। पेंटागन इस बात से बेहद चिंतित है कि अमेरिका का एडवांस पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की सारी मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। WSJ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने मिसाइल रणनीति में 3 बड़े और खतरनाक बदलाव किए हैं। अल्ट्रा हाई स्पीड ईरानी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें अब तक की सबसे तेज गति से उड़ान भर रही हैं, जिससे अमेरिकी रडार को उन्हें ट्रैक करने के लिए बेहद कम समय मिल रहा है। टर्मिनल मैन्यूवरिंग यानी दिशा बदलना, ये मिसाइलें अपने टारगेट से ठीक कुछ किलोमीटर पहले अचानक हवा में अपनी दिशा बदल लेती हैं। इसके कारण अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलें आसमान में खाली हाथ रह जाती हैं। पिन पॉइंट सटीकता। ईरान अब सिर्फ अंधाधुंध हमले नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिकी एयरबेस के सबसे संवेदनशील हिस्सों जैसे फ्यूल डंप और कमांड सेंटर को सटीकता से निशाना बनाता जा रहा है। इसी रणनीति का शिकार हुआ जॉर्डन का मुअफ्फक सॉल्ट एयरबेस। ईरान ने एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें यहां दागी। जॉर्डन के एयर डिफेंस ने भी कुछ को तो रोका, लेकिन एक ईरानी मिसाइल अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम को चकमा देकर सीधे बेस के बीचों बीच जा गिरी। धमाका इतना भीषण था कि 2 अमेरिकी सैनिकों के चीथड़े उड़ गए। एक सैनिक का अब तक सुराग नहीं लगा और पूरा बेस मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। کنم تمام شد هم مذاکره هم جنگ تمام شد ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد ईरान के पीछे चीन और रूस जैसे बड़े देशों का इनडायरेक्ट समर्थन भी है। चीन और पाकिस्तान कूटनीतिक रूप से युद्ध रोकने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन अगर अमेरिकी सेना ईरान के मुख्य परमाणु ठिकानों या दूसरे तेल के केंद्र जैसे खार्ग द्वीप पर सीधे कब्जा करने की कोशिश करती है, तो रूस चीन की एंट्री से यह जंग एक वैश्विक महायुद्ध में बदल सकता है। ईरान के साथ रूस चीन होकर रहेगा तीसरा विश्व युद्ध। जॉर्डन में अपने सैनिकों की मौत से तिलमिलाए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जनरल को फ्री हैंड दे दिया है, लेकिन यही वो मोड़ है जहां ये युद्ध एक वैश्विक विनाश का रूप ले सकता है।
ईरान के पीछे चीन और रूस जैसे परमाणु पावर देश भी हैं। अगले 48 घंटे इस सदी के सबसे खतरनाक 48 घंटे होने वाले हैं। अमेरिकी सेना अब ईरान के सबसे बड़े और मुख्य तेल केंद्र खार्ग द्वीप पर सीधे कब्जे की तैयारी कर रही है, जहां से ईरान का 90% तेल निर्यात होता है। इसके साथ ही ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे नतांज और बुशर पर बड़े साइबर और मिसाइल हमले की योजना है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर अमेरिका ने खार्ग द्वीप या परमाणु केंद्रों पर सीधे कार्रवाई की तो रूस और चीन इस युद्ध में सीधे तौर पर कूद सकते हैं। चीन को अपने उद्योगों के लिए ईरानी तेल की सख्त जरूरत है। वहीं रूस इस मौके का इस्तेमाल अमेरिका को मध्य पूर्व में हमेशा के लिए दफन करने के लिए कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग वॉशिंगटन और तेहरान के बीच नहीं बल्कि नेटो बनाम रूस चीन ईरान ब्लॉक की शुरू होगी, यानी एक सीधा और पूर्ण विश्व युद्ध। इधर अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के केशम द्वीप पर नए हवाई हमले किए हैं। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक द्वीप पर 2 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। हमलों के बाद नुकसान का आकलन करने के लिए आपातकालीन और सुरक्षा टीमों को तैनात किया गया। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज में ईरानी बंदरगाह शहर सिरीक को भी निशाना बनाया है। इसके अलावा अमेरिका अरब में सैनिकों के अलावा अपने फाइटर जेट की मौजूदगी को भी बढ़ाता जा रहा है। इसके लिए जर्मनी के स्पैंग डाहलेम एयरबेस से F-16 और ब्रिटेन से F-35 स्टील फाइटर जेट भेजे जा रहे हैं। ये विमान इजराइल और दूसरे बेसों पर तैनात किए जाएंगे। ये हालात साबित करते हैं कि ईरान युद्ध अब बेहद खूनी और बेरहम होने वाला है। पाठशाला में अब अगला अध्याय उस मुद्दे पर जिसने पूरे देश में कई दिनों से बवाल मचाया हुआ है। E20 पेट्रोल की कहानी में कैसे नया ट्विस्ट आ रहा है। कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं गाड़ियों पर E20 के नुकसान को सिरे से खारिज कर रही हैं। वहीं कुछ ऐसी रिपोर्ट हैं जो बता रही हैं कि बहुत गड़बड़ तो है। आज इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या अब E20 की फाइनल लड़ाई कोर्ट जाएगी। क्या देश की अदालतों में E20 से गाड़ी खराब होने वाले मामलों की बाढ़ आने वाली है, क्योंकि रायपुर कंज्यूमर कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने E20 को लेकर चल रही बहस को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। E20 का विकल्प मांग रही जनता को क्या कोई राहत नहीं मिलने वाली? क्या उन्हें 60 से 70 रुपए ज्यादा महंगा पेट्रोल ही खरीदना पड़ेगा? कोर्ट में क्या बवाल होने वाला है, सब दिखाऊंगा। पहले यह रिपोर्ट देखिए। कितना मोटरसाइकिल और कार वाला है सब अभी रो रहा है। पेट्रोल पंप वाले हैं वो खुद अपनी मर्जी से ब्लेंडिंग और कर रहे हैं एक्स्ट्रा ऊपर से डाल के, उसको कैसे रोक लोगे? 4 लोग बताओ मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं ऑटो वाले कंपनी को टेस्टिंग करने के लगाता हूं और जो कुछ होता मुझे बताइए, जिम्मेदार वाले। पेट्रोल पंप पे ऑप्शन दी जाए, कोई अगर प्योर पेट्रोल डलाना चाहे प्योर पेट्रोल डला ले, कोई E20 लेना चाहे E20 ले ले। शोरूम में गए तो इसका स्थायी समाधान कभी हो ही नहीं पाया। वहाँ से पेट्रोल जब निकाले तो ऊपर पेट्रोल और नीचे क्रिस्टल कलर का लिक्विड एक जमा हो गया। देखिए, E20 पेट्रोल से गाड़ियों पर नेगेटिव असर पड़ रहा है, ये बार बार पब्लिक कह रही है। गाड़ियां खराब हो रही हैं, ये दावे पिछले कई दिनों से लोग कर रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसा केस सामने आया जिसमें कार मालिक ने अपनी कार खराब होने का सिर्फ दावा नहीं किया, बल्कि मजबूर होकर उपभोक्ता आयोग यानी कंज्यूमर कोर्ट चला गया, केस कर दिया उसने। भाई, रायपुर के डॉक्टर प्रेमराज की गाड़ी बार बार खराब हो जा रही थी। शोरूम और डीलर भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे। कार शोरूम ने पेट्रोल की वजह से इंजन खराब होने की बात की। कार मालिक प्रेमराज ने नई गाड़ी या पूरे रिफंड की मांग की। कार डीलर ने प्रेमराज की इस डिमांड को नहीं माना। इसके बाद प्रेमराज ने उपभोक्ता आयोग में केस कर दिया कि देखिए सर, ये लोग मेरे साथ क्या किए हैं। सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने प्रेमराज के पक्ष में फैसला दिया।
रायपुर के इस केस ने E20 पेट्रोल पर हो रही बहस को नई दिशा दे दी। रायपुर के डॉक्टर प्रेमराज किडनी स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने जून 2024 में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस वेरिएंट कार खरीदी थी। डॉक्टर प्रेमराज के मुताबिक वो रोजाना करीब 150 से 200 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, इसलिए हाइब्रिड कार खरीदी थी। शुरू के 4-5 महीने तो कार में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन बाद में कार में परेशानी आने लगी। 11 नवंबर 2024 को कार में तकनीकी खराबी आ गई। कार के डैशबोर्ड पर इंजन माल फंक्शन का साइन दिखने लगा। प्रेमराज अपनी कार लेकर कार डीलर के पास पहुंचे। वहां बताया गया कि कार में मिलावटी पेट्रोल डाला गया है। मिलावटी पेट्रोल की वजह से कार में दिक्कत आई है। कार का पूरा फ्यूल टैंक खाली करवा के जांच की गई। गाड़ी से निकले फ्यूल में अलग ही तरह का लिक्विड मिला। प्रेमराज ने पेट्रोल पंप पर शिकायत की कि भाई कैसा तेल डाल दिए जी तुम। कंपनी को ईमेल भी किया। इस पर पेट्रोल पंप ने कहा कि जांच में पेट्रोल में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। मतलब वो कह रहा कि मेरा पेट्रोल ठीक है, तो फिर दिक्कत कहां है? तो इसके बाद क्या हुआ कि कार का फ्यूल टैंक साफ करवा के गाड़ी प्रेमराज को दे दी गई कि लो भाई पूरा चकाचक कर दिए, अब चला। चली गाड़ी। कुछ दिन बाद गाड़ी में फिर समस्या। अब क्या हुआ सुनिए डॉक्टर प्रेमराज क्या बता रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। मेरा जो गाड़ी था मारुति सुजुकी एक ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड था, जो कि जून 2024 में मैंने ख़रीदा था। और नवंबर 11 2024 में ये प्रॉब्लम आया था, जब उस दिन मैं पेट्रोल भरा था और रास्ते में जाते हुए ही गाड़ी का इंजन प्रॉब्लम बताया और गाड़ी में शोरूम में लेके गया था। और जैसे ही मैं गाड़ी लेके गया, वहाँ से पेट्रोल जब निकाले तो ऊपर पेट्रोल और नीचे क्रिस्टल कलर का लिक्विड एक जमा हो गया। डॉक्टर प्रेमराज सर्विस सेंटर कार ले आए। कहा गया कि अब इसमें समस्या नहीं आएगी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही डॉक्टर प्रेमराज की कार फिर बंद हो गई। गाड़ी बंद होने से डॉक्टर प्रेमराज परेशान हो गए। वो समय पर अपने मरीजों को देखने नहीं जा पाए। खराब कार को लेकर वो फिर से सर्विस सेंटर गए। डॉक्टर प्रेमराज को बताया गया कि हो सकता है कि टैंक में मिलावटी पेट्रोल बचा रह गया होगा। गाड़ी का टैंक खाली करा के फिर से उसमें नया पेट्रोल डाला गया। डॉक्टर प्रेमराज सर्विस सेंटर से गाड़ी लेकर फिर चले गए, लेकिन 60 किलोमीटर बाद गाड़ी का इंजन फिर बंद हो गया। माथा पीट लिए कि मैं यही करता रहूं क्या जी, घर जाऊं सर्विस सेंटर, घर जाऊं सर्विस सेंटर। वो वापस अपनी कार को लेकर सर्विस सेंटर आए। इस बार भी पेट्रोल टैंक साफ करके नया पेट्रोल डाल दिया गया, लेकिन वर्कशॉप से बाहर आते ही प्रेमराज की कार फिर बंद हो गई। डॉक्टर प्रेमराज को बताया गया कि गाड़ी के इंजन में दिक्कत है। मिलावटी तेल के इस्तेमाल की वजह से इंजन खराब हो गया। इंजन और कार के दूसरे पार्ट को बदलना होगा और इसमें करीब 5,30,000 रुपया का खर्चा आएगा। डॉक्टर प्रेमराज ने कहा कि कार तो वारंटी में है, इसलिए इंजन को बदलने के लिए पैसे नहीं लिए जाने चाहिए, लेकिन वर्कशॉप ने वारंटी को मानने से ही इनकार कर दिया। यानी कार में लगातार गड़बड़ी आ रही थी। डॉक्टर प्रेमराज बार बार कह रहे थे कि कुछ स्थायी समाधान निकालो, लेकिन वर्कशॉप वाले पहले मिलावटी पेट्रोल की वजह से इंजन में खराबी की बात करते रहे, फिर कहा कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है इंजन में, और फिर वारंटी भी मानने से इनकार कर दिया कि कार में खराबी बाहरी वजह से आई है। इसलिए डॉक्टर प्रेमराज को कंज्यूमर फोरम जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस पर क्या कह रहे हैं सुनिए, फिर कंज्यूमर फोरम में क्या हुआ बताता हूं। शोरूम में गए तो इसका स्थायी समाधान कभी हो ही नहीं पाया। बार बार गाड़ी में प्रॉब्लम आता रहा। बीच में वो लोग साफ करते रहे, पेट्रोल निकालते रहे, अभी नए पेट्रोल डालते रहे। और बीच में ये है कि इंजन तक का प्रॉब्लम बताया और मुझे 5.5 लाख लगभग रुपए देने का बात भी कही, और उसके बाद हम लोग गाड़ी ठीक करेंगे। तो उसके बाद मैं कोर्ट में मतलब उपभोक्ता आयोग में जाने के लिए विवश हो गया। देखिए, डॉक्टर प्रेमराज ने कार शोरूम और डीलर से कहा कि गाड़ी में लगातार गड़बड़ी आ रही है, एक बार की बात नहीं है, इसलिए गाड़ी के बदले नई गाड़ी दो या पूरा पैसा वापस कर दो, रखो अपनी गाड़ी। लेकिन कार शोरूम के मैनेजर ने कहा कि कार के बदले सिर्फ 12 लाख रुपया दूंगा, जो कार की वर्तमान वैल्यू है। कार के इंजन में खराबी मिलावटी पेट्रोल की वजह से आई थी और डॉक्टर प्रेमराज की कार से निकले पेट्रोल की जांच सरकारी मान्यता प्राप्त SGS लैब में कराई गई। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल में एथेनॉल की मौजूदगी की पुष्टि हुई। गाड़ी में डाला गया पेट्रोल E20 पेट्रोल था, वो तो होना ही था। पेट्रोल के निचले हिस्से में एथेनॉल सफेद परत के रूप में जमा हुआ था। यानी डॉक्टर प्रेमराज की कार में E20 पेट्रोल की वजह से दिक्कत आई। लेकिन यहां बात सिर्फ E20 पेट्रोल की नहीं है। कार शोरूम ने जो डॉक्टर प्रेमराज को कार बेची थी वो E20 कंपैटिबल ही नहीं थी कहा जा रहा है। यह जांच में पता चला कि शोरूम ने बताया कि कार दिसंबर 2023 की बनी हुई है, लेकिन असल में यह कार जनवरी 2023 की मैन्युफैक्चर्ड है।
यानी डॉक्टर प्रेमराज की कार E20 सपोर्टेड नहीं थी, यह कहा गया। अब इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखते हुए जांच के बाद छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग ने अपना फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग ने डॉक्टर प्रेमराज के पक्ष में फैसला सुनाया और फैसले में जो कहा गया कि वो E20 कार मालिकों के लिए एक मिसाल की तरह साबित हो सकता है। उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में कहा कि डॉक्टर प्रेमराज की ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जेटा प्लस कार वापस ली जाए और 45 दिन के अंदर उसी मॉडल की नई E20 सपोर्टेड कार दी जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 45 दिन बाद फुल रिफंड करना होगा, जिसमें कार की कीमत 18,29,000 रुपए होगी, आरटीओ फीस 1,86,850 रुपए भी होगी और इंश्योरेंस के जो 34,644 रुपए लगे थे वो भी लौटाना होगा। यानी कुल 20,50,494 रुपया दो, नहीं तो नई कार दो। डॉक्टर प्रेमराज को हुई मानसिक परेशानी के लिए अलग से 1 लाख रुपया देने के लिए कहा गया। साथ ही केस लड़ने में हुए खर्च के तौर पर 10,000 रुपए भी देने होंगे। 45 दिन के अंदर ऐसा नहीं करने पर 7% सालाना ब्याज भी लगेगा, कोर्ट ने कह दिया। अब E20 पेट्रोल की वजह से कार में खराबी पर यह अपनी तरह का देश में पहला फैसला है जिसमें कार के मालिक के पक्ष में आदेश आया। उपभोक्ता फोरम के इस फैसले से डॉक्टर प्रेमराज बहुत खुश हैं, लेकिन पब्लिक सोशल मीडिया पे कह रही है कि देखो, हम तो कह ही रहे थे कि यह हो रहा है। कार में गड़बड़ी क्यों आ रही थी ये किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था। खुद कार शोरूम और वर्कशॉप के कर्मचारी भी हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब जो कहा जा रहा है कि नहीं, गाड़ी खराब हो ही नहीं सकती, उसको लेकर सवाल खड़े हो गए। सुनिए डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। मैं भी तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूँ, तो उसमें बताना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि ये पेट्रोल का प्रॉब्लम है कि गाड़ी का प्रॉब्लम है। ये तो तकनीकी विशेषज्ञ ही बता पाएंगे, लेकिन जो लग रहा था उस समय गाड़ी में ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बार बार जब पेट्रोल निकालने के बाद उसका स्थायी समाधान कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा था और वहाँ पे जितने भी वर्कर हैं उनको भी मालूम नहीं था। वो लोग बताते हैं कि हाइब्रिड गाड़ी का हम लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। रायपुर के उपभोक्ता आयोग के इस आदेश पर अब कार कंपनी का भी रिएक्शन आ गया। कार कंपनी मारुति सुजुकी ने इस फैसले पर कहा है कि हमें रायपुर उपभोक्ता आयोग के आदेश की जानकारी मिली है। कंपनी कह रही है कि वो कार पहले से E20 पेट्रोल के अनुकूल थी और इसकी जानकारी कार के ओनर मैनुअल में दी गई थी। ग्राहक की कार से मिले पेट्रोल में अशुद्धता के सबूत मिले हैं। आदेश में कई महत्वपूर्ण तथ्यों का जिक्र नहीं किया गया है। इस आदेश को हायर फोरम में चुनौती दी जाएगी, यानी मारुति सुजुकी इस फैसले को चुनौती देगी। कंपनी का कहना है कि वो क्वालिटी, सिक्योरिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए प्रतिबद्ध है। रायपुर में तो कार मालिक को बड़ी राहत मिल गई। E20 सपोर्टेड कार में E20 पेट्रोल डालने से कार में गड़बड़ी होने की बात कही जा रही और कंज्यूमर कोर्ट ने कार मालिक के पक्ष में फैसला दे दिया। यानी एक तरह से अब यह चर्चा होने लगी कि देखो, कोर्ट ने भी मान लिया कि जो कार E20 पेट्रोल सपोर्टेड नहीं है उसमें E20 पेट्रोल से दिक्कत आ सकती है। पब्लिक यही बात कर रही है कि हम तो सोशल मीडिया पे यही कह रहे थे, और सोशल मीडिया ऐसे वीडियो और खबरों से भरा पड़ा है जहां लोग अपनी शिकायतें बता रहे हैं। हालांकि E20 पेट्रोल पर IIT कानपुर की भी एक रिसर्च आ गई जिसमें दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल से किसी भी तरह की कोई परेशानी गाड़ी में होती ही नहीं है, ना ही माइलेज कम हो रहा है। अब पब्लिक कंफ्यूज कि आखिर किसकी बात माननी है। IIT कानपुर में E20 पेट्रोल के असर को लेकर एक रिसर्च की गई और इस रिसर्च में पब्लिक के दावों के एकदम उलट दावा किया गया। IIT कानपुर की इंजन रिसर्च लैब में रिसर्च की गई। रिसर्च लैब के प्रोजेक्ट इंजीनियर डॉक्टर ध्रुवराज कराना ने की और उनके मुताबिक E20 का परीक्षण IIT कानपुर में किया गया है और यह पूरी तरह से सुरक्षित है। E20 के इस्तेमाल से इंजन में खराबी, जंग लगने या अन्य तकनीकी समस्या नहीं आती। सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे दावे वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। IIT के परीक्षणों में E20 के कारण माइलेज में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं मिली। माइलेज में कमी का संबंध वाहन चलाने के तरीके, सड़क की स्थिति और रखरखाव से होता है। E85 पेट्रोल पर भी सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। E85 पेट्रोल के लिए अलग हार्डवेयर की जरूरत होगी। यानी IIT कानपुर की रिसर्च के मुताबिक E20 पेट्रोल से किसी तरह की कोई समस्या गाड़ियों में होती ही नहीं है। अब जिन्होंने रिसर्च की, सुनिए डॉक्टर ध्रुवराज कराना क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि इस रिसर्च को लेकर सवाल क्या खड़े हो रहे हैं। वर्तमान समय में क्या है कि E20 तक ऐसा हमने अपने शोध में पाया है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम वर्तमान वाहनों और पुराने वाहनों में नहीं है। जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी E85 मैक्सिमम 85% इथेनॉल हम डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग टाइप का हार्डवेयर चाहिए। तो मौजूदा समय में E20 तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कोई ये नहीं कह रहा कि इस देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग रुक जानी चाहिए। यह देश हित में है, फ्यूचरिस्टिक है,
सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि जो E10 वाली गाड़ियां थी 2023 के पहले की गाड़ियां थी, सर उनको विकल्प दे दीजिए। लोगों को लग रहा है माइलेज घट रहा है, उनके गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है। कोई नहीं कह रहा कि एथेनॉल पेट्रोल में मिलाना बंद कर दीजिए, E10 E20 दोनों दे दीजिए। यानी E20 पेट्रोल पर चर्चाओं और बहस का सिलसिला अभी भी जारी है। लोग शुद्ध पेट्रोल का ऑप्शन सरकार से मांग रहे हैं। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से माइलेज कम हो रहा है, ये लोग कह रहे हैं, और ये बात खुद सरकार भी ने भी मानी है, लेकिन E20 से परेशानी की बात को खारिज कर रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल पर बड़ी बात कह दी कि आज भी पेट्रोल पंप पर, बहुत से पेट्रोल पंप पर जी 168 या कुछ भाव है, शायद पेट्रोल अवेलेबल है विदाउट इथेनॉल। हाँ, अनलेडेड पेट्रोल जो, हाँ। तो भरो ना आप। इथेनॉल का भाव 54 से 66 रुपए लीटर है जी। अगर अभी हमने एक नया फ्लेक्स इंजन लाया है, वो टोयोटो ने लाया है, टाटा, महिंद्रा, सब ने, हुंडई, सुजुकी, सब के गाड़ी तैयार है। वो गाड़ी ऐसी है कि 100% आप पेट्रोल डालो या इथेनॉल डालो, या जितना जो डालना है वो डालो, हाँ। और वो चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। तो उसकी कॉस्ट आती है एवरेज पेट्रोल तुलना में 25 से 30%। जितने आप ब्रेक मारोगे तो बिजली और ज़्यादा तैयार होगी। करेक्ट। तो ये फ्लेक्स इंजन है। अब उसे बताओ कि इसमें आपका खर्चा, जो आप पेट्रोल पर 30,000 रुपये महीने का खर्चा कर रहे हो, वो इथेनॉल पर 10 से 12,000 रुपये आएगा, तो आपको 20,000 रुपये बचेंगे। बॉस लोग यही ना कह रहे हैं कि मेरा ज्यादा पैसा लग रहा है माइलेज कम होने की वजह से, आप कह रहे हैं और महंगा वाला भरवा लो। ये क्या बात हुई भाई? अगर एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल खरीदो तो माइलेज कम हो रहा है, और अगर माइलेज अच्छा चाहिए तो कह रहे हैं कि महंगा पेट्रोल खरीद लो। आखिर पब्लिक के लिए भारी इस संकट का इलाज क्या है, भगवान जाने। पाठशाला में बात पीएम मोदी के उस मेगा प्लान की जिसमें आपको बताऊंगा कि भारत को फ्यूचर रेडी बनाते पीएम मोदी आगे क्या करने वाले हैं। भाई बुलेट ट्रेन आने वाली है तो पता है, लेकिन इससे पहले हाइड्रोजन ट्रेन आई जो दुनिया में कुछ ही देशों के पास है। हाइड्रोजन ट्रेन लाकर पीएम मोदी ने कैसे तेल का खेल पलट दिया, यह ट्रेन कैसे बिना डीजल बिना बिजली के चलेगी, और भारत ने इससे भी बड़ा क्या खेल करने की तैयारी कर ली है। वो कौन सा चुंबक भारत ने बना लिया है जिससे चीन हैरान है। प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में भारत ने ईवी गाड़ियों के लिए वर्चुअल मैग्नेट मोटर बनाकर दुनिया को कैसे चौंका दिया है। ईवी गाड़ियों के क्षेत्र में अब क्या ही जबरदस्त होने वाला है। चीन का वर्चस्व क्या खत्म होने वाला है। भारत में बेंगलुरु की एक डीप टेक स्टार्टअप वीमैग लैब्स ने कैसे एक नई तकनीक बनाई है जिसने चीन के भी होश उड़ा दिए हैं। ये सब बताने वाली है रिपोर्ट, देखिए। देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। दुनिया का अगला सुपर पावर कौन होगा जिसके पास सबसे ज्यादा तेल या सबसे बेहतर तकनीक। क्योंकि कभी दुनिया की राजनीति तेल के कुओं से तय होती थी, लेकिन आज फैसला लेबोरेटरी में हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष नमूना है ये ट्रेन। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर हरियाणा के जींद से सोनीपत के लिए रवाना किया। ये ट्रेन ना तो तेल से चलती है, ना कोयले से, ना ही बिजली से, ये हाइड्रोजन से चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ट्रेन को रवाना किया, भारत, जर्मनी, फ्रांस, चीन और जापान जैसे चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास हाइड्रोजन ट्रेन है। साथियों, जिंद से सोनीपत को चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। दुनिया में जहां हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है वो 3 या 4 कोच वाली है, और भारत ने पहली बार में सीधे 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अपने आप में बहुत खास है। दुनिया के जिन देशों में हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, भारत की ट्रेन उन सब से अलग और ज्यादा पावरफुल है। ट्रेन में 10 कोच हैं, कुल सीट 682 है।
2600 यात्री बैठ सकते हैं। ट्रेन में चेयर कार और खड़े होने के लिए हैंड ग्रिपर हैं। इंजन कैपेसिटी 3200 एचपी, ऑपरेटिंग स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन का किराया महज 5 रुपए से 25 रुपए के बीच है। तो भारत की हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है बॉस। बाकी देशों में जहां 3-4 कोच होते हैं, भारत की ट्रेन में 10 कोच है और यह दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन है। यानी भारत की हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया में सबसे अलग है। और ट्रेन ये अंदर से कैसे दिखती है, लोग क्या कह रहे हैं, इसको एक बार देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि ये ट्रेन हाइड्रोजन से चलती कैसे है। अंदर का जो ये हिस्सा आप देखें कि इसको सजाया गया है और खड़े होने के लिए आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, आरामदायक सफर कर सकते हैं। 2600 यात्रियों को एक साथ में यह हाइड्रोजन ट्रेन ढो सकती है, यात्रा करवा सकती है। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। अभी इसकी स्पीड स्लो है। हमारे लिए एक स्वर्ण युग की तरह है और भारत के लिए गौरव का विषय है। ये मोदी राज में बहुत ही मैं 70 साल का हो गए तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, कभी खुशी नहीं हुई। आज बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारा सौभाग्य है कि जींद से हमारी हाइड्रोजन ट्रेन चली। मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। भारतीय रेलवे का करीब 99.6% से ज्यादा ब्रॉडगेज नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, लेकिन बिजली या डीजल दोनों महंगे विकल्प हैं। ऐसे में हाइड्रोजन ट्रेन को भविष्य का विकल्प माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि डीजल नहीं, ऊपर बिजली का तार नहीं, तो फिर चलती कैसे है ये हाइड्रोजन ट्रेन? तो ऐसा होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से हाइड्रोजन फ्यूल सेल में बिजली बनती है। इसी बिजली से ट्रेन के पहिए चलते हैं। इसमें कोई धुआं नहीं निकलता, सिर्फ पानी की भाप और गर्मी निकलती है। कार्बन 0 के बराबर निकलता है। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार भारत की हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह सुरक्षित है। इस ट्रेन में हाइड्रोजन लीक डिटेक्शन सेंसर है, जिसके जरिए आग और धुएं की निगरानी की जाती है। ट्रेन में ऑटोमेटिक हाइड्रोजन कट ऑफ सिस्टम लगा हुआ है और लगातार वेंटिलेशन के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था है। ट्रेन में लोको पायलट को लाइव मॉनिटरिंग तक की व्यवस्था है, जो भारत की हाइड्रोजन ट्रेन को पूरी तरह सुरक्षित बनाता है। मोदी सरकार देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में प्रदूषण मुक्त रेल सफर की मुहिम में भी अब हाइड्रोजन ट्रेन गेम चेंजर साबित होने जा रही है, क्योंकि इसमें 0 कार्बन उत्सर्जन होता है। सरकार इसे दूसरे रूट पर भी चलाने की तैयारी में है। बड़ी बात तो ये है कि हाइड्रोजन ट्रेन तो सिर्फ एक उदाहरण है। मोदी सरकार ने तो पिछले 12 साल में रेलवे की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। इधर भारत में फ्यूचर के लिए ऐसी तकनीक भी बन रही है कि दुनिया हैरान है बॉस। भारत में ऐसा चुंबक बना है जिससे चीन सबसे ज्यादा हैरान परेशान है। यह चुंबक देश के लिए पैसा खींच कर लाने वाला चुंबक है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं बॉस, चुंबक लोहा खींचेगा कि पैसा खींचेगा? अरे पैसा मतलब नोट नहीं साटा जाएगा, पैसा बचाएगा तो पैसा खींच के लाएगा। दरअसल बेंगलुरु की एक डीप टेक स्टार्टअप है वीमैग लैब्स। इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए खास तकनीक विकसित करने का दावा किया है, जिससे न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के ईवी मार्केट के लिए इसे गेम चेंजर माना जा रहा है। ईवी मोटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस तकनीक को वर्चुअल मैग्नेट मोटर कहा जा रहा है। यह तकनीक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईवी मोटर बनाने के लिए यह चीन से आने वाले रेयर अर्थ मेटल्स पर निर्भरता को कम कर सकती है, ईवी की लागत को स्थिर रख सकती है। अब सवाल है कि वर्चुअल मैग्नेट मोटर कैसे काम करता है। बेंगलुरु की कंपनी को इसे बनाने का आइडिया आखिर आया कहां से और इसका कहां-कहां इस्तेमाल हो सकता है, ये सब आपको बताएंगे। इन सभी सवालों के जवाब समझेंगे। पहले ये जानिए कि वर्चुअल मैग्नेट मोटर आने वाले समय में हर तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या पैसेंजर कार, बस और भारी ट्रक ही क्यों ना हो। ये तो बात रही ईवी सेक्टर की, लेकिन ऐसे और भी सेक्टर्स हैं जिनमें इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इंडस्ट्रियल मशीनरी, रोबोटिक्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी सिस्टम्स और इंडस्ट्रियल मोटर्स, इन जैसे तमाम सेक्टर्स को इससे सीधा फायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर चीन कभी एक्सपोर्ट लाइसेंस रोकता है या फिर मैग्नेट की सप्लाई सीमित करता है, तब भी भारत की ईवी प्रोडक्शन लाइन प्रभावित नहीं होगी, जिससे भारत की ईवी इंडस्ट्री ज्यादा आत्मनिर्भर और सुरक्षित बन सकेगी। देखिए, वर्चुअल मैग्नेट मोटर कैसे ईवी मार्केट का गेम बदलेगा ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये सुनिए कि अभी जिस तकनीक पर ईवी चलती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनमें होता क्या है। आमतौर पर जो ईवी है उसमें परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर होता है, पीएमएसएम। इसका इस्तेमाल किया जाता है जिससे गाड़ी चलती है। पीएमएस मोटर में नियोडीमियम, आयरन और बोरोन के रेयर अर्थ मैग्नेट लगे होते हैं। इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स की मदद से ही यह मोटर चलती है, जिससे गाड़ी चल पाती है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में 1 से 3 किलो का रेयर अर्थ मैग्नेट लगता है। उसी के लिए ना अभी आप देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में जो है कहां से रेयर अर्थ मिल सकता है उसके लिए घूम रहे थे, ताकि चीन पर निर्भरता कम हो। अब हो क्या रहा है कि बेंगलोर की यह कंपनी जो है वाइमाग, इसके मुताबिक उनकी नई तकनीक बिना किसी रेयर अर्थ मैग्नेट के इस्तेमाल को किए मोटर चलाने की क्षमता रखती है। बल्कि इस कंपनी ने वर्चुअल मैग्नेट से चलने वाली मोटर बना दी है। इस नई मोटर में कंपनी ने फिजिकल मैग्नेट की बजाय इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड मैग्नेट का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इसे वर्चुअल मैग्नेट कहा जा रहा है। यानी इस मोटर में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल होगा जो मैग्नेट के बगैर मैग्नेट वाला काम कर रही हो। इतना ही नहीं, कंपनी के इंजीनियर्स ने इसे सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड भी बना दिया, यानी अपनी सुविधा के अनुसार इसके मैग्नेटिक फील्ड को कम और ज्यादा कर सकेंगे, वो भी सिर्फ सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होना बड़ी बात इसलिए है क्योंकि मोटर चलाना एक बात है, लेकिन उसे कंट्रोल्ड तरीके से चलाना अलग बात है। कंपनी का दावा है कि उसने अपनी तकनीक को विकसित करने में 87,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग आवर्स लगाए हैं। कंपनी के मुताबिक इस साल के अंत तक 1,000 से 10,000 यूनिट्स के पायलट बैच लॉन्च होंगे, जिसके बाद अगले साल बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू होगा और शुरुआत 2 व्हीलर और 3 व्हीलर से की जाएगी। यह वर्चुअल मैग्नेट मोटर से चीन पर निर्भरता बहुत कम हो सकती है, क्योंकि दुनिया भर में ईवी मोटर्स बनाने में रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल होता है और इस मैग्नेट के प्रोडक्शन में चीन नंबर 1 है बॉस। दुनिया भर में रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में चीन का दबदबा है। करीब 90 से 95% रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन चीन के पास है आज की डेट में, क्योंकि इसकी रिफाइनिंग बहुत टॉक्सिक होती है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। इसलिए बहुत से देशों ने इस दिशा में काम करना चुना ही नहीं, लेकिन चीन ने इस क्षेत्र में लगातार इन्वेस्टमेंट जारी रखा और यही वजह है कि आज चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के मार्केट में ग्लोबल लीडर बना हुआ है। भारत चीन से करीब 53,000 मीट्रिक टन रेयर अर्थ मैग्नेट्स इंपोर्ट करता है, जो कि भारत की रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरतों का 90% है। अगर इस तकनीक की मदद से भारत चीन पर निर्भरता से पार पा लेता है तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भारत का ईवी मार्केट अगले कुछ सालों में रॉकेट बनने वाला है। अगले 6 साल में भारत का ईवी मार्केट 12 गुना बढ़ जाएगा बॉस, और इससे 2032 तक भारत में कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या 3 करोड़ पहुंच जाएगी। भारतीय ईवी सेक्टर को अगर इस तकनीक का साथ मिल गया तो यह भारतीय इकोनॉमी के लिए जबरदस्त बूस्टर डोज होगा। एक्सपर्ट्स को उम्मीद यह है कि तकनीक चीन को आउटक्लास कर सकती है, क्योंकि दावा है कि इस तकनीक से गाड़ी की रेंज, एक्सेलरेशन और वजन, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही ईवी की परफॉर्मेंस, क्वालिटी और कॉस्ट को भी पहले की तुलना में बेहतर करने के लिए काम चल रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि जिस कंपनी ने वर्चुअल मैग्नेट मोटर बनाने का दावा किया है, उसे ये आइडिया आखिर आया कहां से। दरअसल कोरोना काल चल रहा था। प्रोटोटाइप मोटर्स के लिए जरूरी परमानेंट मैग्नेट्स की एक खेप लॉकडाउन के कारण शंघाई पोर्ट पर फंस गई। इससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ और उसके प्रोडक्शन यूनिट पर सीधा असर पड़ा। यही वो मोड़ था। इसके बाद लगातार रिसर्च और मेहनत के बाद करीब 6 साल में कंपनी ने वर्चुअल मैग्नेट मोटर जैसी तकनीक विकसित कर ली और इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। यानी इस कंपनी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आपदा में अवसर वाला मंत्र काम कर गया। वीकेंड स्पेशल के आज की इस पाठशाला में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।